तो यहाँ पर हमको आगे देखना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखना है, या रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया। अब देखो, अगर बात करें ना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग ऐसे नहीं देखने वाले हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में समझना होगा, जो हमारा है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। अब इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने जो भी बातें परमाणु के बारे में बताई है, इसी प्रयोग के आधार पर यहाँ पर बताई गई है। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये प्रयोग है क्या, और इस प्रयोग को समझने के लिए दो तीन बात है जो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। पहला है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है। अब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें से तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीन किरणों में अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा पर 2 इकाई धनावेश होता है और इसका आयतन जो है वो 4 इकाई होता है। कितना होता है? 4 इकाई होता है। तो इस अल्फा कण का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, या फिर जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ में से निकलने वाले अल्फा कण का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर 3 प्रकार की किरणें निकलती है, बट सिर्फ और सिर्फ अल्फा कण का प्रयोग जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। दूसरा जो प्रयोग किया गया वो स्वर्ण पत्ती की। इसका प्रयोग किया गया स्वर्ण पत्ती की। स्वर्ण पत्ती जो लगभग 100 नैनोमीटर की पतली मोटाई वाला होता है, बहुत पतली स्वर्ण पत्ती का प्रयोग किया गया। सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया रदरफोर्ड के प्रयोग में। और तीसरा था हमारा जेडएनएस, जिंक सल्फाइड का पर्दा। अब देखो, जिंक सल्फाइड का पर्दा का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया, ध्यान से समझते जाना, कि अब जब जिंक सल्फाइड के पर्दे से ये हमारा अल्फा कण टकराता है तो वहां पर थोड़ा सा प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है, मतलब उसको हम लोग देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड का प्रयोग पर्दे के रूप में किया गया। अब इतना समझने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर प्रयोग था क्या। सबसे पहले क्या किया गया, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ लिया गया। सपोज यहाँ पर हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो रेडियम है। अब रेडियम से यहाँ पर 3 प्रकार का किरण निकलेगा, जैसा कि तुमको पता है। एक अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा और गामा निकलेगा। सपोज ये बीटा है और ये गामा है और ये हमारा अल्फा कण है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। इस अल्फा कण को हम आगे जाने के लिए देंगे, बाकी सारे कण को हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फा कण की जरूरत है। तो अल्फा कण को ही आगे भेजना है, बाकी सारे कण को हमने क्या किया, रोक दिया। और एक प्रकार की रचना हमारे पास इस प्रकार की रहेगी, सर्कुलर, वृत्ताकार। ये रचना हमारे पास रहने वाला है, ठीक है, वृत्ताकार रचना रहने वाला है। चलो, अब ये जो है ना तुम्हारा क्या है, जिंक सल्फाइड का पर्दा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलो, अब ये जो अल्फा कण निकल रहा है ना, अल्फा कण को क्या करेंगे, अच्छा यहां पर हमको डालना है एक स्वर्ण पत्ती। ये बहुत पतला 100 नैनोमीटर की स्वर्ण पत्ती है। अब इस अल्फा कण को ले चलते हैं इस स्वर्ण पत्ती के पास। इसके पास ले चलेंगे, इस स्वर्ण पत्ती के पास यहाँ पर ले चलते हैं। जैसे ही स्वर्ण पत्ती से टकराता है अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण क्या करता है, इसको क्रॉस कर लेता है, मतलब पार कर जाकर सीधी रेखा में निकल जाता है। कुछ अल्फा कण थोड़े से डेविएशन के साथ जो है वो स्वर्ण पत्ती को पार कर पाता है, और बहुत कम अल्फा कण जो है वो उसी रास्ते पर हमारा वापस आ जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, एक बार पूरा हम फिर से समझा दे रहे हैं। रेडियम से 3 प्रकार, रेडियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो रेडियम हमने लिया। रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकल रही है, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। हमने अल्फा कण को आगे बढ़ाया, और ये जिंक सल्फाइड की क्या है, जिंक सल्फाइड का पर्दा है, और इस बीच में हमने एक स्वर्ण पत्ती को लगाया है। जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए हमने लगाया है कि जब अल्फा कण अगर जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराएगा तो वहां पर हमको एक दिखाई देगा, अल्फा कण हमको दिखाई देने वाला, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। अब अल्फा कण को आगे बढ़ाएंगे, ये स्वर्ण पत्ती है। स्वर्ण पत्ती से टकराने के बाद अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाती है, कुछ अल्फा कण थोड़े से डेविएशन, थोड़े से विचलन के साथ आगे बढ़ जाती है। बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो है वो ठीक अपने रास्ते पे पीछे की ओर मुड़ जाती है। इस आधार पर देखो, सबसे पहले क्या क्या परिणाम मिला यहां पर हम नोट करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का परिणाम। तो कौन कौन सी बातें हमको देखने के लिए मिला। पहली बात है कि अधिकांश अल्फा कण
स्वर्ण पत्ती को पार कर, स्वर्ण पत्ती को पार कर सीधे निकल गई, सीधे निकल। अब इसका मतलब यह है कि अगर अधिकांश अल्फा कण, अब समझना जरा, यहां से समझना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सपोज हमारा एटम है, एटम के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा, एक प्लस वाला है, धनावेशित पार्टिकल है, तो इसका मतलब अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या होता है हमारा, खाली होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष इससे क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। दूसरा जो परिणाम हमने बताया कि कुछ अल्फा कण थोड़े से विचलन के साथ, थोड़े से विचलन के साथ, कहने का मतलब है कि सपोज यहां तक आया, देखो इसको मिटा दे रहे हैं हम, चलो जी। अब इसके बाद क्या है ना कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा और नाभिक के नजदीक आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा विचलन यहाँ पर हुआ होगा, और ज्यादा नजदीक आएंगे तो और ज्यादा विचलन हुआ होगा, और यहाँ नाभिक के पास आएंगे तो बिल्कुल ही यह प्रकीर्णन मुड़ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो हम रेज भेज रहे हैं या पार्टिकल्स भेज रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, नाभिक भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को दूर धकेलता है। तो जैसे ही हम नाभिक के पास अल्फा पार्टिकल्स को ले जाते हैं, नाभिक क्या करता है, इसको अपने से दूर हटाता है, जिसके कारण हम ये विचलन देख पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण थोड़े विचलन से, थोड़े विचलन से स्वर्ण पत्ती को पार करते हैं, पत्ती को पार करते हैं। अब इससे हमको ये समझ में आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा यहाँ पर, निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में कोई धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश होता है। मतलब यहां पर विचलन होने का मतलब यह है कि परमाणु के ठीक बीच में कोई ना कोई, है ना, धन आवेश है, जिसके कारण जो है यह विचलन हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है बात। तीसरी जो बात है वो देखने को मिला, बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती मतलब अपने पथ पर ही वापस लौट जाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या, नाभिक से टकराया वापस लौट गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज धन आवेश है, अल्फा पार्टिकल्स भी धन आवेश है, नाभिक भी धन आवेश है, तो नाभिक से टकरा करके ये वापस लौट जाती है। इसका मतलब यह है कि धन आवेश का आयतन, धन आवेश का आयतन बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब चूंकि 20,000 में से एक अल्फा कण जो है, अल्फा कण, अल्फा रेज जो है वो वापस लौट रहा है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, जो कि प्रोटॉन है, वो बहुत छोटे से जगह में होता है, जिसके कारण ये अल्फा पार्टिकल जो 20,000 में से एक लौट पाता है। अगर बड़े से जगह पर होता तो और ज्यादा पार्टिकल्स लौटता, लेकिन 20,000 में से एक लौट रहा है, इसका मतलब ये बहुत छोटे से जगह में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्लियर है बात। चलो, तो यहाँ पर रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया और उसका क्या परिणाम आया और परिणाम का मतलब क्या निकल कर आता है, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। अब रदरफोर्ड के इस प्रयोग द्वारा जो जो बातें सामने आई, उस आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया। अब जरा देखिए रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में क्या बताता है। रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में बताता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, या परमाणु में अधिकांश खाली स्थान होता है, अधिकांश खाली स्थान होता है। अब इसका मतलब ये भी है कि जैसा कि हमने देखा कि रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया था तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे पन्नी को पार कर रही है, स्वर्ण पत्ती को सीधे पार कर रही है। इसका मतलब परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या है, खाली है। दूसरा जो बताया रदरफोर्ड ने, यह बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, उसके नाभिक में होता है। अब इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि परमाणु के अंदर जितना भी द्रव्यमान है वो कहां पर होगा। सपोज ये हमारा परमाणु है ना,
तो परमाणु के अंदर जितना भी द्रव्यमान है वो कहां पर होगा, हमारा नाभिक में होगा। तो नाभिक ही केंद्र है पूरे पूरे द्रव्यमान का, जो भी द्रव्यमान है परमाणु का वो नाभिक की वजह से है। ठीक है। तीसरी बात जो रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पर बताया गया, वो बताया गया कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ये बात तो थॉमसन ने भी बताया था, इसीलिए तो परमाणु उदासीन होता है ना। ठीक है, इसलिए तो क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। चौथी बात जो बताया गया कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से बहुत छोटा होता है। परमाणु के आयतन से बहुत छोटा होता है। अब इसका मतलब समझो कितना छोटा होता है। चूंकि 20,000 में से एक कण जो है, यहां से हम किरण अल्फा पार्टिकल ले जा रहे हैं, तो 20,000 में से एक कण जो है ना वापस लौट रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा परमाणु तो खाली है ना, और उसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ये 20,000 में से एक कण यहाँ पर वापस लौट रहा है। इसका मतलब जो प्लस वाला भाग है परमाणु का, वो बहुत 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 ही क्या है, छोटा है, बहुत ही छोटा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन, यानी नाभिक जो है ना, परमाणु के बिल्कुल एक छोटे से भाग में, परमाणु के बीच में एक छोटे से भाग में नाभिक होता है। ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है परमाणु का, वो नाभिक की वजह से होता है, लेकिन वो द्रव्यमान भी बहुत छोटे से हिस्से में होता है। तो ये बात रदरफोर्ड ने बताया। पांचवी बात जो बताया रदरफोर्ड ने, वो क्या था हमारा, देखिए जरा। पांचवी बात क्या था रदरफोर्ड के द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बताया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया बाबू, ये तुम्हारा नाभिक हो गया, और इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये बताया तुम्हारा यहाँ पर रदरफोर्ड ने। क्लियर है बात। चलो जी, अब सवाल उठता है ना कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है काफी हद तक सही रास्ते पे चल रहा था, लेकिन कुछ दोष इनके मॉडल में भी रह गया। जैसे अगर रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में बात करें, ठीक है, दोष के बारे में बात करें, तो पहला दोष है कि इनके अनुसार जो है ना परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर काटता रहता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर में कमी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी, और धीरे धीरे यह नाभिक के आकर्षण होने के कारण नाभिक में आकर क्या होगा, गिर जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है। तो पहला कमी तो ये हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इससे इलेक्ट्रॉन, देखो, इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी, और वह नाभिक में गिर जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है ना। तो पहली बात, यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहाँ पर बोल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कमी रह गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। इतनी बड़ी परमाणु के बारे में इतनी बड़ी बात बताना ही अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है ना। चलो जी, और हम लोगों को कितना, एक ही जिंदगी मिलता है, 60 70 80 90 साल का एक जिंदगी मिलता है। अब कोई आदमी एक जिंदगी में जो है ना परमाणु के बारे में इतना बता दे रहा है, सपोज अगर 2 जिंदगी के बराबर उसको लाइफ दे दिया था, कोई भी साइंटिस्ट ले लो, कोई भी वैज्ञानिक ले लो, रदरफोर्ड ले लो, या फिर आइंस्टीन ले लो, ठीक है, न्यूटन ले लो, किसी भी वैज्ञानिक को ले लो, एक लाइफ में इतनी सारी बातें करके गए। अगर 2-3 लाइफ उनको मिल जाता, 2-3 मतलब हम बोले 2-300 साल अगर उनका जीवन होता, तो पता नहीं क्या क्या खोज करके चले जाते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए देखो, लाइफ में जो है ना समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मानो ना मानो, क्योंकि जिंदगी एक है, समय निश्चित है। आज के दिन में 60 70 या 80 साल जीना है इंसान को। उसी समय में तुमको अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है ना। तो समय को खराब मत करना है, खराब नहीं करना है, समय के साथ चलने का प्रयास करो। तो दूसरा जो है ना, रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया
ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन ये थोड़ी बताया कि ये तो नहीं बताया कि कक्षा कितने होंगे, कक्षा संख्या क्या होगा, ये सब नहीं बताया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी, विशेष जानकारी नहीं दी। तो ये था तुम्हारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कक्षा के बारे में, इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर, बट कक्षा क्या होता है, कक्षा के बारे में कुछ विशेष बात नहीं बताई, कितने कक्षा हो सकते हैं, इन सारे बातों के बारे में कोई विशेष जानकारी रदरफोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा तुम्हारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। फिर देखते हैं हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल।